हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग एग्जाम्स की स्टडी मटेरियल आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अभी हाल ही में जो यूपी ट्रिपल एससी की 1262 पोस्ट पर जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है उसका एग्जाम डेट आपकी घोषित कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं 2015 से 2022 तक उसके सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले सेक्शन में हिस्ट्री के, इसके बाद मैं आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी का अलग अलग सेक्शन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम लगभग 450-500 से ज्यादा प्रश्न देखेंगे जो एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। सब टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो ये था आपका ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण में क्या होता था? आपका कॉपर और स्टोन, इन दोनों का एक साथ यूज किया जाता था, यानी तांबे का और पत्थर के बने औजारों का। ठीक है, इसका जो टाइम माना जाता है वो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो ये था आपका लोथल। लोथल कौन से राज्य में स्थित है? लोथल गुजरात राज्य में स्थित एक हड़प्पन साइट है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्खनन किया गया है वो SR राव या रंगनाथ राव उनको बोला जाता है, उनके द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसके लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक। ठीक है, मोम लोपी ढुलाई इसको बोला जाता है, उसके तहत इसका इस्तेमाल किया गया था। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये याद रखिएगा, इंग्लिश में बोला इसको जाता है। वैक्स को इंग्लिश में, सॉरी, मोम को इंग्लिश में वैक्स बोला जाता है। तो उसी तकनीक का इसमें यूज हुआ था। कहां से मिली थी हमें? ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? मोहनजोदड़ो की खोज 1982 में की गई है, राखल दास बनर्जी जी के द्वारा। आगे चलते हैं। छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? तो इन्होंने इसको हिंदवी बोला था। हड़प्पा की सभ्यता की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है? तो इसमें गाय को नहीं दर्शाया गया है। तो अलग अलग जो हड़प्पा की हमें सील्स मिली हैं, वहां के टेराकोटा फिगर मिले हैं, उसमें गाय का ज्यादातर कहीं भी डेपिक्शन नहीं है या उसको नहीं दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या दिख जाएगा आपको। बैल है, गैंडा है, हाथी है, इसका चित्र मिलता है, लेकिन गाय का वहां पर चित्र नहीं मिलता। हड़प्पा का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो देखिए, वैसे ज्यादातर जितने भी हड़प्पा शहर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। जैसे एक ऊपरी शहर और एक जहां पर रूलिंग क्लास के लोग या शासक वर्ग रहता था, जो धनी लोग थे, और एक था लोअर टाउन जहां पर आपके आम लोग रहा करते थे। तो लेकिन एक इसका अपवाद है, वो है धौलावीरा। धौलावीर जो शहर था वो आपका 3 भागों में बटा हुआ था, ये हमें याद रखना है। और धौलावीरा की अगर बात करें तो खोज किसने की है? सन 1967-68 में सर JP जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। और बाकी साइड्स देख लेते हैं। लोथल कहां पर है? मैंने बता दिया आपको, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा, यहाँ पर हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, ये राजस्थान में स्थित एक साइट है। मोहनजोदड़ो, इसकी बात हमने कर ली, यहाँ से हमें नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित वर्तमान में पाकिस्तान में एक साइट है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र से संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र बहुत बाद में इसका उदय होता है, जब मगध साम्राज्य उठना शुरू होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बाकी कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। रोपड़ आपका पंजाब में स्थित एक साइट है। लोथल गुजरात में है, जहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना भी मिला है, इसकी खोज सर रंगनाथ राव द्वारा की गई है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है माउंड ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। ऑप्शन बी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौन सी नदी के किनारे है? यह सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा जो साइट है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो यही देखिए, इसमें बिल्कुल ठीक है। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। तो देखिए, अनाज भंडारण के लिए उनके यहाँ भंडार गृह बने हुए थे। ठीक है, ग्रेनरीज बनी हुई थी, उसके साक्ष्य भी हमें हड़प्पा वगैरह से काफी मिले हैं। तो बक्से में नहीं, जो अन्नागार आपके होते थे वहां पर स्टोर करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल देखिए इसमें नहीं है, ये आपका गलत है। बाकी सारी जगह वो मौजूद थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर, तो देखिए घोड़ों के अवशेष हमें
ज्यादातर मिले हैं वैदिक सभ्यता से, और उसका जिक्र हमें वैदिक टेक्स्ट में भी मिला है, लेकिन हड़प्पा काल में हमें ऐसे कोई ज्यादा टेक्स्ट नहीं मिलते, या एक तरह से ज्यादा अवशेष नहीं मिलते। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसके द्वारा की गई है? तो आपके SR राव जी द्वारा इसकी खुदाई की गई है। यहां से आप देख सकते हैं लोथल से मनका बनाने का कारखाना, गोदीवाड़ा, धान के साक्ष्य और अग्निकुंड के साक्ष्य हमें मिले हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहां से मिले हैं? देखिए अब ये क्वेश्चन उस साल बहुत डिस्प्यूटेड था कि ये मिले हैं नहीं मिले हैं। कोई बोलता है कि ये जंगली गधे के अवशेष हैं, कोई बोलता है कि ये घोड़े के अवशेष है, तो इस पर काफी विवाद है। वैसे गुजरात में एक साइट है सुरकोटदा, गुजरात के कच्छ जिले में मौजूद है, वहां से हमें ये हड्डियां मिली थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उस पर विवाद है। अगर आप रणवीर चक्रवर्ती सर की बुक पढ़ेंगे जो कि आपके प्राइमस टेक्सटस पब्लिकेशन की है, उसमें इसमें काफी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। आगे वैदिक सभ्यता देखते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो ये एक पवित्र जो धागा हम धारण करते हैं जिसे जनेऊ वगैरह बोला जाता है आम भाषा में, उससे संबंधित है। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, तो हमारे एक संस्कारों में से एक है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से उद्धत है? तो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि नचिकेता और यम का संवाद, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रश्न है। नचिकेता और यम का संवाद कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये कथा उपनिषद या कठोपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं। और हाँ एक चीज और पूछ लेता है, जो शातपथ ब्राह्मण है, देखिए जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी या अर्ली वैदिक एज थी, वो लोग आपके गंगा नदी के किनारे आपके वेस्ट में रहा करते थे। तो ये जब आपसे पूछा जाए कि उनका पूर्व की ओर जो मूवमेंट है या पूर्व की ओर जो उनका प्रस्थान है वो कौन से उपनिषद में हमें उसका देखने के लिए मिलता है वर्णन, तो वो शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उनका पूर्व की ओर जो प्रसारण है वो कौन से आपके ब्राह्मण में है? शातपथ ब्राह्मण में। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ये ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये सभी आपके वैदिक संहिता जो पूरी होती है, वैदिक टेक्स्ट या वैदिक कॉर्पस, उसका ही भाग होते हैं। निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद आपके ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। इसके अलावा देखिए नीचे एक अच्छा फैक्ट इसमें दिया है, 17वीं सदी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया। ये फैक्ट्स भी आपसे लगातार पूछा जाता रहता है, तो इसको याद रखिएगा। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की जो कुछ टीचिंग्स हैं वो भी आपके उपनिषद से प्रेरित मानी जाती हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्वता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में इंद्रदेव को सबसे ज्यादा, लगभग आपके 250 ऋचाएं जो है वो समर्पित की गई हैं। उसके बाद अग्नि देवता का नंबर आता है, जिनको लगभग 200 हम कह सकते हैं मंत्र उनके नाम पर उसमें रखे गए हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ऑप्शन ए। 18वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो किसमें आता है? अर्थशास्त्र में मिलता है, न्याय मीमांसा में मिलता है और मनुस्मृति, तो तीनों में ही हमें यह जिक्र देखने के लिए मिलता है। शातपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण इस ब्राह्मण के मूल पाठ है। तो वेदों के जो गद्य प्रकरण है, तो ये कौन से वेद के गद्य प्रकरण है? तो ये है आपके यजुर्वेद के। यजुर्वेद के गद्य प्रकरण आपके शातपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री जी को समर्पित है। किसके द्वारा की गई है इसकी रचना? इसकी रचना विश्वामित्र जी द्वारा की गई है। कौन से मंडल में है ये? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, उसके तीसरे मंडल में ये स्थित है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये है आपका मत्स्य पुराण। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उसमें से जो 5 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्म और भागवत पुराण। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसमें कौन सा उपवेद नहीं है? तो जो आपका योग वेद है ये कोई उपवेद नहीं है। यहां पर आप नीचे पढ़ेंगे, उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है, जिसमें क्या क्या है? आयुर्वेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद यानी स्थापत्य वेद। जबकि योग वेद जो है ये कोई भी उपवेद नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऊपर योग वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, गांधर्ववेद सामवेद का उपवेद है तथा शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, तो ये आपके सारे अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता इंद्र वर्षा और चक्रवात के देवता हैं।
महाजनपद काल के बारे में आप प्रश्न देखते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इनका नाम है जीवक। अगला जैन और बौद्ध धर्म देखते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा पर सबसे ज्यादा फोकस ये किया करते थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो इन्हें निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बात करें अगर महावीर स्वामी की, तो उनको रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था किस मुद्रा में? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो राजगीर में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अजात शत्रु के शासनकाल में। कब? सन 483 ईसा पूर्व में। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो कौन से ऋषि ने, हम कह सकते हैं कौन से जैन मुनि ने बौद्ध मुनि ने की थी? तो ये की थी महाकश्यप ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की गई। टोटल आपकी 4 हुई हैं, अलग अलग जगह पर हुई हैं, जिसमें राजगीर है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है और इसके अलावा कुंडलवन कश्मीर है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन आपके कश्मीर में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। तो इन दोनों में इसका जिक्र मिलता है, याद रखिएगा। जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपद की बात की गई है, षोडश महाजनपद। अगला देखते हैं। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहां लिया गया है? तो ये कुशीनगर में लिया गया है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कुशीनगर कहाँ पर था? कुशीनगर मल्ल महाजनपद की राजधानी था, ये भी याद रखिएगा, मल्ल महाजनपद। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो कहां से किया था? महाबोधि मंदिर समूह। ये कहां पर है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया कहां से? सारनाथ से। ऑप्शन डी। 34वां, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो यह था आपका कुशीनगर। पाली में बौद्ध ग्रंथों के को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। उपासक पिटक इसमें कोई भी नहीं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जैन धर्म से, सॉरी, बौद्ध धर्म से संबंधित है, माफ कीजिएगा। जैन धर्म से क्या संबंधित है? आपके अगम सूत्र लिटरेचर जो होते हैं, आपके अगम लिटरेचर, वो जैन धर्म से संबंधित है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो इन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ये तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि यहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां पर है? ऑप्शन डी। ज्ञान प्राप्त कहां पर किया था? बोध गया में, जो कि बिहार में स्थित है। वहां पर अब क्या है? आपका महाबोधि टेम्पल है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल्य, जिसका क्या अर्थ है? तो केवल्य आपका किससे संबंधित है? जैसे निर्वाण हमारे बौद्ध धर्म में होता है, ऐसी जैन धर्म में क्या होता है? केवल्य, यानी अपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन सी। 42वां देखते हैं। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। सबसे पहले कौन थे? आपके ऋषभ देव। 23वें कौन थे? 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और सबसे पहले कौन थे? ऋषभ देव। ये तीनों जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? वही ऋषभ देव। जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वो त्रिरत्न आपके क्या क्या होते हैं? तो आपका क्या है? राइट नॉलेज, राइट बिलीफ और राइट कंडक्ट, यानी सही ज्ञान, सही विश्वास और सही आचरण। ऑप्शन डी आपका। मौर्य काल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी था? तो ये थे सम्राट अशोक। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए? तो ये थे आपके चरक।
नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्न में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने नगर प्रशासन का काफी अच्छे से मेंटेन किया था, स्पेशली पाटलिपुत्र में। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, जो मेगास्थनीज है उनकी जो किताब है इंडिका, उससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र प्रशासन का काफी डिटेल में वर्णन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर परिषद की पांच पांच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। यहाँ पर सब समितियों का काम आप पढ़ सकते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तो चौथी और आपकी ये रही चौथी, कहां पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए ये एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति थी जिसमें एक अध्यक्षता और एक उपाध्यक्ष था। तो अध्यक्ष कौन थे इसके, वासुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। बाकी सब में केवल अध्यक्ष ही थे, इसमें उपाध्यक्ष भी थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे, तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। आगे चलते हैं। बाकी अब दोनों की रचनाएं भी पढ़ सकते हैं। फाहियान की, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आए थे। इनकी बुक का नाम है फॉ यू की। और अगर बात करें हुएन जो हर्षवर्धन के टाइम में भारत में आए थे, उनकी जो रचना का नाम है सी यू की। तो ज्यादा अंतर नहीं है, फो यू की और सी यू की। चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चरक एक हम कह सकते हैं राज वैद्य थे, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। और इनकी जो रचना है चरक संहिता, वो मेडिकल या से संबंधित है या चिकित्सा से संबंधित है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी, तो ये कृषि पर निर्भर थी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो सबसे बड़ा है उनका 13th रॉक एडिक्ट, जिसमें हमें कलिंग के युद्ध का वर्णन भी देखने के लिए मिलता है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो उसका पूर्वी प्रांत था, उसकी राजधानी कौन सी थी, तो वहां थी तोशाली। ठीक है, तोशाली। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था, तो ये सम्राट अशोक को दिया गया था। यहां पर आप देख भी सकते हैं अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देव नाम प्रिय संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नत्तूर और उडेगोलम अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का जिक्र हमें देखने के लिए मिलता है। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था, तो तक्षशिला कौन सी दो नदियों के बीच था, तो ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है, तो सबसे बड़ा जो अभिलेख है, अभिलेख 13 या 13वां। सम्राट अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किसमें से एक स्तंभ पर था, तो ये सारनाथ में स्थित एक स्तंभ के ऊपर था। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता था। इसके अलावा तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ये एक का ही नाम है, लेकिन समुद्रगुप्त के नाम से इन्हें नहीं जाना जाता था। ऑप्शन डी। कौन सी रचना है इनकी, अर्थशास्त्र। इनको भारतीय मकियावेली भी बोला जाता है, और इनकी जो किताब है वो मकियावेली की एक बुक है प्रिंस, उसी के तहत इनकी किताब को कंपेयर किया जाता है अर्थशास्त्र को, कि ये भी उसी लेवल की या उसी शानदार किताब की श्रेणी में आती है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, तो ये शाहबाजगढ़ी के शिलालेख में। यहां पर आप नीचे पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसहरा अभिलेख, इसमें खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया था। तक्षशिला अभिलेख में अरामाइक लिपि का। शरेकुना या कांधार अभिलेख में यूनानी और अरामाइक लिपि का, जो कि आपका द्विभाषिक है, यानी दो लिपियों का इसमें प्रयोग किया गया है। लगमान अभिलेख में अरामाइक लिपि का। स्पेशली जो आपके उत्तर पश्चिम में स्थित जितने भी इसके पिलर्स हैं, वहां पर दोनों भाषाओं का ज्यादातर यूज देखने के लिए मिलता है, यूनानी, अरामाइक और इसके अलावा खरोष्ठी। निम्नलिखित में मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, तो ये है आपके स्तंभ। जो पिलर्स हैं सबसे बेहतरीन माने जाते हैं मौर्यन टाइम्स के। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, तो इसमें कामरूप है, जो वर्तमान में किसको माना जाता है, जो असम है हमारा, उसको कामरूप के नाम से वर्तमान में जानते हैं। वृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, तो वृहत जो सांची स्तूप है ये मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन डी। कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास, ये रायसेन जिले में स्थित है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि पतंजलि। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं। पहला योग सूत्र, दूसरा महाभाष्य और तीसरा आयुर्वेद पर ग्रंथ। दी गई जानकारी के अनुसार इस राजवंश की पहचान करें।
पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, तो देखिए यही आप पढ़ लेंगे पहली लाइन। तो जो मौर्य वंश का अंतिम रूलर था कौन, बृहद्रथ, उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी, तो शुंग वंश की, ऑप्शन डी शुंग वंश। के अलावा अगला देखते हैं, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। यहां पर आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण पर ग्रंथ महाभाष्य नामक टीका लिखी या कमेंट्री लिखी। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है, तो यह भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जिन्हें संपन्न करने का श्रेय या संपन्न कराने का श्रेय महर्षि पतंजलि को दिया जाता है। अगला देखते हैं, कनिष्क के प्रथम शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, तो हमने ऊपर देख लिया चरक। कुषाण मूलतः कहां के निवासी थे, तो वो चीनी तुर्किस्तान के या सेंट्रल एशिया की यूएची ट्राइब, ठीक है, यूची जनजाति के इनको माना जाता है। आगे चलते हैं, अब गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में। इनके ही टाइम में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। उनकी किताब का क्या नाम है, फो यू की। और आप देख सकते हैं नवरत्नों में कौन कौन थे, बहुत फेमस आपके धनवंतरी, चपणक, अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश लिखी है, जो एक लेक्सिकोग्राफर थे, शंकु, घटकरपर और महाकवि कालिदास जी जिनको भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। इसके अलावा बेताल भट्ट, वररुचि और वाराह मिहिर जो बहुत फेमस है खगोल शास्त्री थे। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी, तो क्या बनाया था इन्होंने, कन्नौज में। और इन्होंने कन्नौज और प्रयागराज में 2 महान बौद्ध संगतियों की एक तरह से, या बौद्ध हम कहते हैं सम्मेलनों की आयोजन भी किया था, कन्नौज और प्रयागराज में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो किनके थे, समुद्रगुप्त के। और प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने लिखी है, जो अशोक के पिलर है आपका प्रयाग में, वहां पर। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। टोटल नवरत्न इनके दरबार में 9 थे, जिनका हमने ऊपर नाम देख लिया। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था, 57 BCE यानी 57 ईसा पूर्व में। इसके अलावा और देख लीजिए, शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा, और हिजरी संवत 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के द्वारा। खगोलविद वाराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे, तो ये विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इसमें से कौन सा 5 इंडीज था, तो ये थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आगे, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो मैंने आपको बता दिया प्रयाग, और एक उन्होंने कन्नौज में भी किया था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो ये थे पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, तो ये थानेश्वर का शासक था। अगला, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, तो ये थी प्रभावती गुप्त जी। राजपूत राजवंश के बारे में देखते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, तो ये तोमर वंश का शासन था, और इनके ही एक राजा थे अनंगपाल, उनके द्वारा ही इनकी स्थापना की गई थी। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया, तो 1194 में चंदावर के युद्ध में, इसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया, तो किसने नहीं किया, राजपूत ने। राजपूत ज्यादातर भारत के उत्तरी भाग से ही संबंधित है। पाल वंश बात करते हैं, जो हमारे ज्यादातर बिहार बंगाल वाला जो बॉर्डर का रीजन है, वहां पर ये इनका साम्राज्य था। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, तो मैंने आपको बता दिया बंगाल बिहार वाला क्षेत्र यानी पूर्वी क्षेत्र। किसने की थी इनकी स्थापना, गोपाल ने, ठीक है, गोपाल नाम था इनके राजा का जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। पाल वंश का पहला शासक कौन था, गोपाल, ऑप्शन सी। दक्षिण भारतीय राजवंश जिसमें चोल साम्राज्य, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश की बात की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था, तो किसने कौन सा नहीं बनवाया गया था, गोंडेश्वर मंदिर जो सिन्नार का है, इनके द्वारा नहीं बनवाया गया था। गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंशीय राजकुमार राजगोविंद ने
करवाया था। यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सिन्नार तालुका गांव में स्थित है। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोले जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? ये थी आपकी मलयालम, ऑप्शन ए। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है आपके तमिल साहित्य। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे पल्लिच्छादनम कहा जाता था, पल्लिच्छादनम, ठीक है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं और भी भूमि के कई सारे टाइप हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे वेल्लानगवई, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि हुआ करती थी। ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। ऐसी अलग अलग आपकी कई सारी कैटेगरी है। प्राचीन कालीन साहित्य और इतिहास साहित्यकार देखते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो ये गणित विषय पर लिखा गया है। मालविकी अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कालिदास जी द्वारा लिखी गई है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसके अलावा दशाकुमार चरितम किसकी है? दांडी की। स्वपन वासव दत्ता की कथा महाकवि भाष्य की, और किरातार्जुनियम ये भारवी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो ये भी महाकवि कालिदास जी ही हैं। बाकी नीचे आप और राइटर्स के नाम भी पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं, कादंबरी के लेखक कौन है? तो ये है बाण भट्ट, और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि माने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी यानी हर्षचरित भी लिखी है। विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये गुप्त वंश के टाइम में लिखा गया, तो उस समय संस्कृत आपकी भाषा चलती थी, संस्कृत भाषा में यही लिखी गई है। मैगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? तो वह मूल रूप से ग्रीस या यूनान का था। प्राचीन कालीन कला, चित्रकला और संगीत कला। तो प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये आपके हम्पी में स्थित है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल वंश के शासकों द्वारा ये बनवाए गए थे। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इसमें सबसे बड़े मंदिरों में से एक क्या है? आपका कैलाश टेम्पल, जो किसने बनाया था? कृष्णराज प्रथम ने, ठीक है, कृष्ण प्रथम ने। कौन से वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो ये कुषाण वंश में अपने शिखर पर पहुंचा, जिसके राजा थे कनिष्क। अगला देखते हैं 98वां, भारत में नव पाषाण काल की गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये हमें भीमबेटका में मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और किसने इनकी खोज की थी? वी.एस. वाकणकर ने, ठीक है, वी.एस. वाकणकर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो पंचमुखी गुफाओं की अगर बात करें तो ये सोनभद्र में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब हमारा ये प्राचीन भारत खत्म हो गया। अब हम मध्यकालीन भारत के प्रश्न देखते हैं। तो यानी प्राचीन भारत में हमने लगभग 100 प्रश्न देखे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लाइक जरूर कीजिएगा। ये आपके यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में लगभग पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं। अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी इसके सब टॉपिक रहेंगे। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो पहले 1191 में जो हमारी तराई का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने इनको हरा दिया था। उसके बाद ये दोबारा तैयारी कर आता है 1194 में, और पृथ्वीराज चौहान को तराई के द्वितीय युद्ध में हरा देता है। तो 1191 में इनके द्वारा हराया गया था, और 1192 में ये खुद हार गए थे। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। अगला देखते हैं, यहां पर आप थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। अरबों ने 712 ईस्वी में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में राजा दहीर को परास्त कर सिंध पर विजय पाई। भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चाचानामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख ए सिंध या मासूम ए सिंध से प्राप्त होती है। तो हमें इसका जिक्र कहां से मिलता है? चाचानामा और मासूम ए सिंध या तारीख ए सिंध से। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था? तो ये कब नष्ट हो गया था? 1200 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, कौन? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश आपके आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो वो किया है खिलजी वंश ने। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक।
निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो ये गयासुद्दीन बलबन द्वारा अपनाई गई थी, गयासुद्दीन बलबन। आठवां, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सन 1398 में आक्रमण किया था। उस समय भारत का शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो किसके द्वारा रखी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो ये थी 1296 से 1316 तक। और अगर खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक। और जितने भी सल्तनत वंश हमारे हुए हैं उसमें सबसे कम टाइम तक शासन खिलजी वंश का ही रहा है। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये सैयद वंश से संबंधित था। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 तक था। विजयनगर साम्राज्य देख लेते हैं। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? नरपति। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य में देखिए अलग अलग आपके वंश रहे हैं, जैसे संगमा वंश, सलुव वंश, तुलुव वंश, अराविडु वंश, इस तरीके के वहां पर अलग अलग वंश रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह देव प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। आगे, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो विजयनगर साम्राज्य में कुश्ती जो था एक एंटरटेनमेंट का आपका एक साधन था, यानी मनोरंजन मनोरंजन का साधन था, और उसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर राय और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। ए और बी इसका दोनों आंसर होगा। यहां पर देखिए जो मैं आपको बता रहा था, विजयनगर साम्राज्य में निम्न राजवंशों ने शासन किया: संगम वंश, सलुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश। और स्थापक कौन थे संगम वंश के? हरिहर और बुक्का। सन 1336 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सिख धर्म और भक्ति आंदोलन की बात करते हैं। मध्यकालीन मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन था? एक कौन था? तो ये थे शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य भी इनको बोला जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन सी। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? किसकी? गुरु नानक देव जी की। वर्ष इसमें गुरु गोविंद सिंह ने वैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी और खालसा की पवित्र नींव रखी थी। तो ये वैसे 1699 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन 1699 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन इसमें कोई भी ठीक नहीं है। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन था? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की है। ये आप टोटल 10 के 10 गुरुओं के नाम पढ़ सकते हैं। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? तो लंगर की परंपरा गुरु नानक देव जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया है? तो किसने किया है? तो इसको गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा संकलित किया गया है, जो कि 5वें आपके सिख गुरु थे। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो किसके आदेश पर 5वें सिख गुरु को मार दिया गया था? जहांगीर के आदेश पर। इसके अलावा जो 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको भी मार दिया गया था। किसके आदेश पर? औरंगजेब के आदेश पर। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो रामानंद जी को जाता है। इन्होंने ही पहले उत्तर भारत में जो वहां की लोकल लैंग्वेज थी उसमें प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा नहीं खाता? 1506 में गुरु नानक जी का जन्म नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1469 में तलवंडी में। अगला, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कबीर दास जी। बाकी रचनाएं आप और पढ़ सकते हैं नीचे। कबीर दास जी की बीजक है, सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा। अब बात करते हैं मुगल काल की। यहां से भी प्रश्न आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। संगमरमर पर टेट्राड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो ये शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ, और ताजमहल में हमें सबसे अच्छी इसकी कलाकारी देखने के लिए मिलती है। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए? तो इन्होंने, ये था औरंगजेब। अगला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी
की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस समय भारत में मुगलों का शासन था। ठीक है, ऑप्शन सी। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को जाता है? तो ये जाता है राजा टोडरमल को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? तो पानीपत की पहली लड़ाई, ये ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 1556 में, तो आपका ये गलत है। तीसरी बिल्कुल ठीक है, 1576 में हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसके बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। 1556 ईस्वी में भारत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो ये अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयां हुई हैं। एक तो 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था फरीद। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये हुई थी हुमायूं। ऑप्शन डी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो कौन से साल में किया था? 1526 में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो आगरा का किला किसने बनवाया है? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया है। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? शाहजहां ने। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में मकबरा है शेरशाह सूरी का। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चुगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है बाबर नामा। और इस बुक में हमें विजयनगर साम्राज्य का जिक्र भी देखने के लिए मिलता है। अगला, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल था अकबर की मृत्यु से, यानी 1605 से 1627। ऑप्शन ए। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो कहां पर हुई थी? रंगून में। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट था जहांदार शाह। देखिए, पूरा डिटेल में आपको पढ़ना हो तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ मैं आपको पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि किन किन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो किसने की थी? शाहजहां ने। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ये थे रहीम खान। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा ढंग से मेल नहीं खाता है? तो अकबर के अगर नवरत्नों की बात करें तो देखते हैं, अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में वह अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खाने खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। और मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो जो दूसरा है ये आपका सही नहीं है। ये एक मनसबदारी इनको दी गई थी। राजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। अगला देखते हैं 50वां, औरंगजेब का पुत्र कौन था? तो ये था शाहजहां।